Let's start. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रेय माहेश्वरी, फेलो मेडिकल रेटिना एंड यूविया, दृष्टि आई इंस्टीट्यूट देहरादून से। तो पिछले 2 दिनों में आप लोगों ने कंप्यूटर विजन सिंड्रोम और ग्लॉकोमा यानी काले मोतिये के बारे में जो जानकारी प्राप्त करी है, तो उसी श्रृंखला में हम आज आपके सामने डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी मधुमेह, डायबिटीज के कारण जो भी रेटिना में चेंजेस होते हैं, तो उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले आई होप कि आप सब लोग अपने घर में सेफ होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। और इस कोरोना का मुकाबला अपने घर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कर रहे होंगे। तो सवाल ये है कि हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में आज बात क्यों कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि इंडिया में 74 मिलियन लोग हैं जो कि डायबिटिक से ग्रसित हैं। 74 मिलियन को अगर मैं अपने इंडियन हिसाब से बोलूं तो 7 करोड़ 40 लाख लोग हैं जो कि डायबिटीज से ग्रसित हैं। और स्टडीज के हिसाब से 10 to 20% लोगों में उसकी वजह से रेटिना में चेंजेस पाए जाते हैं। तो यानी 7 करोड़ 40 लाख में से कुछ 74 लाख लोग ऐसे हैं, 74 lakhs, जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी की बीमारी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर 2 में से एक इंसान ऐसा है जिसको डायबिटीज है लेकिन उसको आइडिया नहीं है कि उसको डायबिटीज है। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके अगले 10 मिनट में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरीज, कुछ भी इसके बारे में पूछना हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं और उसके बाद उन क्वेश्चंस का जो है मैं आंसर करूंगा। तो सबसे पहले डायबिटिक रेटिनोपैथी होता क्या है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है, डायबिटीज की वजह से जो ब्लड वेसल्स में चेंजेस आते हैं, उनकी वजह से जो चेंजेस होते हैं रेटिना में, उनको हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके पर्दे पे, गुर्दे यानी किडनी पे और आपकी नर्व्स, इन तीनों चीजों पे जो है इफेक्ट डालती है। और इसका जो पर्दे पे इफेक्ट है वो इतना भयंकर हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा और उनकी जो है पूरी रोशनी भी इसकी वजह से जा चुकी है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी शुगर की वजह से जो पर्दे में बदलाव है उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिस्क फैक्टर जो है वो क्या है कि इसका ड्यूरेशन, कि एक तो किस उम्र पे आपको डायबिटीज हुई है। अगर आप 30 साल से कम उम्र के हैं और आपको डायबिटीज हो चुकी है, तो अगले 10 साल में चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। और अगले 30 सालों में चांसेस हैं कि 90% लोग जिनको 30 की कम उम्र में डायबिटीज हो गई थी, तो 90% लोगों में डायबिटिक रेटिनोपैथी के चांसेस होते हैं। और इन जनरल जिसको भी डायबिटीज है, तो 20 साल तक अगर आपको डायबिटीज है लगातार, तो 60% तक चांसेस होते हैं कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का, तो उसका कारण है फूड और लाइफस्टाइल। यानी जो अनहेल्दी आप खाते हैं, जंक फूड, ज्यादा ऑयली, ज्यादा मिठाइयाँ, शुगरी डाइट, और लाइफस्टाइल यानी अगर आपकी स्मोकिंग और अल्कोहल हैबिट्स हैं, आप बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो जी रहे हैं, तो आपके डायबिटीज जो है उसके अनकंट्रोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो आज की डेट में, स्पेशली कोरोना के टाइम में, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि नॉर्मली इंडियन लाइफस्टाइल जो है वो ज्यादा सेडेंटरी होता ही है। और प्लस आजकल जैसे कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर में बंद हैं, तो और ज्यादा सेडेंटरी हो गया है। और प्लस आप घर में हैं तो आपका जो फूड हैबिट्स है, फूड पैटर्न्स हैं, वो भी चेंज हो गए हैं, ज्यादा हो गया है नॉर्मल से। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि घर में बैठे हुए भी आप कुछ लाइट एक्सरसाइज वगैरह करते रहें और अपनी फूड हैबिट्स और फूड डाइटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको कंट्रोल में रखें, जिससे कि आपका जो डायबिटिक कंट्रोल है वो सही रहे। फिर दूसरा, अगर आप डायबिटिक हैं और साथ में हाइपरटेंसिव भी हैं, यानी आपको ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है,
तो आप और ज्यादा प्रोन हो जाते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के। अगर इसी के साथ अगर आपको कोई किडनी की भी डिजीज है, यानी अगर आप डायलिसिस पे हैं या फिर कोई और किडनी जो है, जो क्रोनिक किडनी डिजीजेस होती हैं, उससे अगर आप डील कर रहे हैं, तो आप और ज्यादा प्रोन हो जाते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के। और पुरुषों में इसकी मात्रा ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। और साथ ही साथ अगर आपको मोटापा ज्यादा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो अनकंट्रोल्ड रहता है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी से ग्रसित होने के चांसेस आपके और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी की हम बात करें तो हम इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉन प्रोलिफरेटिव और एक प्रोलिफरेटिव डिजीज। तो प्रोलिफरेटिव डिजीज यानी खून की नई नसें जो हैं वो बनना। तो अगर इसको हमें ढंग से समझना है तो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि आंख जो है वो बेसिकली एक पुराने कैमरे की तरह है। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने कैमरे में एक आगे लेंस और पीछे एक फिल्म जो है वो होती थी, जिसपे की फोटोज बनती थी और हम डेवलप करते थे। तो वो जो फिल्म है वही हमारा रेटिना है। तो आगे आपका लेंस कितना भी अच्छा हो, जूम कितना भी अच्छा हो, फोकस कितना भी अच्छा कर लें, पर अगर रेटिना में प्रॉब्लम है यानी कैमरे की फिल्म में प्रॉब्लम है, तो इमेज का डेवलपमेंट सही जो है वो नहीं होगा। तो यही जो रेटिना है, इसी में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो उसी के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। तो होता क्या है कि जब डायबिटीज आपको कुछ टाइम तक रहती है, तो जो खून की जो वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं जो आपके रेटिना में है, उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। उसमें जो है ब्लॉकेज हो जाते हैं, उसमें जो है लीकेज होने लगता है। और ये जो लीकेज होता है तो उसकी वजह से खून का रिसाव हो जाता है पर्दे के ऊपर, और साथ में कुछ कोलेस्ट्रॉल जैसे डिपोजिशंस हो जाते हैं पर्दे के ऊपर। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब ब्लड सप्लाई ढंग से पर्दे को नहीं मिल रही होती, उस टाइम क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन, जो ऑक्सीजन पर्दे को चाहिए, तो वो नहीं मिल पाता ढंग से। और बॉडी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म शुरू करती है नई नसों को बना के, कि वो जो है उस खून की सप्लाई को पूरा ढंग से कर सके। तो ये जो नई नसें होती हैं, अब आप लोग बोलेंगे नई नसें बन रही हैं तो अब खून की सप्लाई जो है वो सही हो जानी चाहिए पर्दे की। लेकिन ये नई नसें इतनी नाजुक होती हैं कि कभी भी किसी भी छोटे से एक्सर्शन के कारण या फिर बिना उसके भी ये अपने आप ब्लड लीकेज जो है वो हो सकता है, जो आँख की जली में ब्लड लीक हो जाता है। और कभी कभी ये जो नई नसें हैं, इनमें सिकुड़न और नॉर्मल नसों में सिकुड़न के कारण पर्दा भी अपनी जगह से हट जाता है, जिसकी वजह से पूरी रोशनी जो है वो भी जा सकती है। तो ये जो नई नसें बनने वाला काम है, इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो ये सबसे सीवियर स्टेज है इस डिजीज की। तो अब आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि आपको कोई चेंजेस हैं या नहीं है? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अगर आप डायबिटीज से ग्रसित हैं, तो आप हर साल अपना आई चेकअप जो है वो कराते रहें। तो वो मैंडेटरी इसलिए है कि अगर साल में एक बार आप अपने पर्दे को चेक करा रहे हैं और कुछ चेंजेस अगर उसमें मिलते हैं, तो हम आपको बता सकते हैं कि आपको ज्यादा अच्छे कंट्रोल की जरूरत है। और इसके अलावा चेकअप के बावजूद भी अगर सब कुछ सही है, पर कुछ सिम्टम्स आपको नजर आते हैं आगे चल के, जैसे कि धुंधलापन यानी ब्लड विजन, कोई फ्लोटर्स यानी काले धब्बे उड़ते हुए नजर आते हैं, कोई फ्लैशेस नजर आती हैं, या फिर आपको लगता है कि मेरा विजन जो है वो बार बार ऊपर नीचे होता है, कि चश्मे से कभी सही दिखता है कभी नहीं दिखता है, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि आपकी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको अपने पूरे विजन में कहीं पे बीच बीच में कुछ काले धब्बे नजर आते हैं, तो वो भी ये शो करता है कि पर्दे में कहीं ना कहीं कुछ खराबी जो है वो आ रही है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना चेकअप कराते रहें। तो जब आपको फर्स्ट टाइम डायबिटीज जब भी डिटेक्ट होता है, तो एक बार आप जाके अपने आई डॉक्टर से मिलिए, अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से आप चेकअप कराइए, और फिर आपके रेटिना के स्टेटस के हिसाब से वो आपको आगे बताएंगे कि आपको अगला चेकअप जो है वो कब कराना है। अगर कोई भी डिजीज नहीं है या फिर बहुत ही माइल्ड लेवल की डिजीज है, तो साल में एक बार चेकअप भी फायदेमंद रहता है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती। पर अगर आप सीवियर स्टेजेस में हैं, तो ये चेकअप 3 महीने में भी आपको बोला जा सकता है कि हर 3 महीने में कराना है। और जब आप चेकअप के लिए जाते हैं, तो आपके जो फंडस यानी रेटिना एग्जामिनेशन है, उसके जो सिम्टम्स हैं और जो उसमें देखने में पता लगता है, उसके हिसाब से आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि आपके ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आपको बोल सकते हैं कराने के लिए। जैसे कि ओसीटी एग्जाम होता है, जिसमें कि हम पर्दे की हर एक लेयर और उसमें अगर कोई सूजन है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं।
फिर एक होता है एंजियोग्राफी, जैसे आपने हार्ट की एंजियोग्राफी के बारे में सुना होगा, तो उसी तरह से एक आँख के लिए भी एंजियोग्राफी होती है। तो उसमें खून की जो नई नसें जो बन रही हैं उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे जो है आपका एक प्रॉपर एनालिसिस जो है वो आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपकी स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी के बेसिस पे उसको वो कर सकता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है, कुछ चेंजेस हैं, तो सबसे जरूरी क्या है आपके लिए? तो सबसे जरूरी है स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है वो ये है कि ये आंख की बीमारी नहीं है, बल्कि एक शरीर की बीमारी है जो कि आंख पे इफेक्ट डाल रही है। यानी अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में है तो इसका जो इफेक्ट है आपके पर्दे पे वो बहुत लेट आएगा या फिर बिल्कुल मिनिमल आएगा। तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल का मतलब ये है कि आप हर 3 महीने में अपने फिजिशियन से मिलते रहिए, अपना ब्लड टेस्ट जो है वो कराते रहिए। और ब्लड टेस्ट में इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली जितने भी पेशेंट्स आते हैं तो वो 2 पैरामीटर्स ज्यादातर कराते हैं। एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर और एक होता है पोस्ट प्रैंडियल यानी खाने के बाद वाला ब्लड शुगर। लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स में ये देखा गया है कि जो डायबिटिक होते हैं तो वो पिछले 2-3 दिन में अपना अच्छा कंट्रोल करके ये जो उनकी रिपोर्ट्स होती हैं वो कंपैरेटिवली बेटर आ जाती है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम एक और टेस्ट कराएं, वो है HbA1c यानी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जिससे कि पिछले 3 महीने में आपका जो डायबिटिक लेवल था वो पता लगता है, जिससे कि एक्चुअली पता लगता है कि आप कितना कंट्रोल जो है वो कर पा रहे हैं। तो ये 3 टेस्ट होने बहुत जरूरी हैं, फास्टिंग, पोस्ट प्रैंडियल और HbA1c। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि सर हमने दवाई ले ली थी और 6 महीने से जो फिजिशियन ने दवाई दी है वो हम खा रहे हैं और घर पे हम चेक कर लेते हैं। तो जो होम मॉनिटरिंग है वो एक अच्छा तरीका है, पर खाली रेगुलर अपने घर के चेकअप के लिए। पर वो इतना रिलायबल नहीं होता कि आप सोचें कि हम बस उससे चेक कर रहे हैं और साल भर तक हमने कभी किसी को नहीं दिखाया। तो हर 3 महीने पे लैब से चेकअप करना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। और फिजिशियन से मिलना भी जरूरी होता है, क्योंकि जो मेडिसिन आज की डेट में आपको सही है और आपका शुगर लेवल कंट्रोल कर पा रही है, जरूरी नहीं है कि वो मेडिसिन जो है सेम लेवल का कंट्रोल जो है आगे भी कर पाए। तो इसको मॉनिटर जो है वो एक फिजिशियन ही कर पाते हैं, तो उसके लिए वो बहुत जरूरी है। और अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी के जो आपको चेंजेस आते हैं तो अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से उसके ट्रीटमेंट भी अलग अलग होते हैं। कि अगर पर्दे में सूजन नजर आती है या फिर हमें एंजियोग्राफी में नजर आता है कि पर्दे में ब्लड की सप्लाई कम है, तो इसमें लेजर और कुछ स्पेशल इंजेक्शंस होते हैं, एंटी VEGF इंजेक्शंस, वो लगाए जाते हैं। और अगर सीवियर केसेस में जिसमें कि पर्दा अपनी जगह से हट गया है या फिर पर्दे के आगे जो जेली होती है उसमें कोई खून आ गया है, तो उसमें जो है फिर हमें सर्जिकल अप्रोचेस भी लेना पड़ता है। अब लास्ट में आपके क्वेश्चंस लेने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो प्रिकॉशंस स्पेशली अब आपको लेने हैं, स्पेशली कोरोना के टाइम पे, वो ये हैं कि घर में रहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए। और अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक रेटिनोपैथी डायग्नोज्ड हैं और आपको आपके डॉक्टर्स ने बोला है कि 6 मंथली या 3 मंथली चेकअप में, तो एट प्रेजेंट आप क्या कर सकते हैं कि आप टेलीकम्युनिकेशन से अपने डॉक्टर्स से दृष्टि में आप बात कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनका इम्यूनिटी लेवल भी कम होता है और बहुत बार और कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको जो इन्फेक्शन है वो कैच करने के। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपकी 6 मंथली आपको कुछ बोला था कि चेकअप होना है, और अगर 6 से वो फिलहाल थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो दैट यू कैन डू। घर पे बैठे हुए आपका जो नॉर्मल ड्रॉप्स हैं या जो नॉर्मल आपको ट्रीटमेंट बताया है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से टेलीकम्युनिकेशन पे बात करके उसके बारे में और पूछ सकते हैं। पर अगर आपको सीरियस कुछ लगता है कि सडन ड्रॉप हुआ है विजन में, या फिर सडन फ्लोटर्स बढ़ गए हैं, या फिर कालापन आ गया है, कुछ ऐसा अंधेरे बीच में स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, तो जरूरी है कि आप इमीडिएटली अपने जो डॉक्टर हैं उनके कंसल्ट करें और उनको जो है आप दिखाएं। पर इंपॉर्टेंट यही है कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड टू कंट्रोल योर डायबिटिक रेटिनो। थैंक यू। तो आपको इसके बारे में और समझाने के लिए
कि हम क्या करते हैं और क्या देखते हैं। एक छोटा सा वीडियो है जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो जब आप हमारे पास आते हैं तो हम स्पेसिफिक ड्रॉप्स डाल के आपको जो है जो आपका ये है पर्दा, वो हम देखते हैं। तो आपका जो पर्दा है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, रेटिना जिसको हम बोलते हैं, और ये आपकी आँख की नस है। जब पर्दे में कोई सूजन आती है तो इस तरह से पर्दे का बीच का हिस्सा जो है वो ऊपर आता है, और अभी आपको जैसे दिखाई देगा कि ये जो ब्लड हो गया है, तो कुछ इस तरह का विजन जो है वो आपका हो जाता है। और जो लास्ट स्टेज है डिजीज की, प्रोलिफरेटिव डिजीज, उसमें कुछ इस तरह की नई खून की वेसल्स जो हैं वो बनती हैं, जो कि पर्दे को खींच भी सकती हैं। पर्दे में जो है खून जो जेली में है वो भी आ सकता है, और इसकी वजह से जो विजन है वो आपका इतना कम जो है वो हो सकता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना चेकअप जो है वो कराते रहें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डायबिटीज जो है उसका ध्यान रखें, क्योंकि उसका कंट्रोल ही डायबिटिक रेटिनोपैथी का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिकॉशन या ट्रीटमेंट है। और बाकी लेजर्स, इंजेक्शंस और सर्जरी वो इसलिए है खाली कि जितना आपका विजन है उसको हम कंट्रोल कर सकें, पर हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं सारे चेंजेस को। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो है ब्लड शुगर लेवल उसको कंट्रोल में रखें। थैंक यू। हाँ। अब आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ आप कोई डाउट्स हैं आपके मन में डायबिटीज को लेके या अपने ऑनगोइंग ट्रीटमेंट को लेके, तो आप वो पूछ सकते हैं मुझसे। Is diabetic retinopathy reversible? डायबिटिक रेटिनोपैथी की जो चेंजेस हैं वो ऐसे 100% रिवर्सिबल नहीं होते हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में आ गए हैं, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, तो वो स्टेज आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी की रहेगी। पर अगर इसकी वजह से कोई सूजन आ गई है आपके पर्दे में, तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं इंजेक्शन लगा के। पर उसमें भी ऐसा नहीं होता, कुछ केसेस हैं जो कि इंजेक्शंस को वेल रिस्पॉन्ड करते हैं, और कुछ हैं वो जो अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगेन सारे ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स भी डिपेंड करता है कि आपका जो ब्लड शुगर कंट्रोल है वो कितना अच्छा है। Next question, what are the risk factors for developing diabetic retinopathy? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है, एज आई टोल्ड इनिशियली, वो है ड्यूरेशन, कि आपको कितने साल से डायबिटीज है। अगर आप जो हैं और किस उम्र में आपको डायबिटीज हुई थी। अगर आपको 30 साल से कम की उम्र में हुई है तो आपके ज्यादा चांसेस हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के। और साथ में इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की डायबिटीज है। जैसे टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज होती है। तो जो टाइप 1 है वो ज्यादा प्रोन होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के। और साथ में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी आपका जो शुगर है, शुगर लेवल है, उसका कंट्रोल कैसा है। तो ये जो दो चीजें हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के रिस्क फैक्टर्स में, कि जितने आपको चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं अगर आपका अनकंट्रोल्ड शुगर है और ड्यूरेशन ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारा शुगर 250 मिलीग्राम के आसपास है तो रेटिना पे कितना असर हो सकता है? ये एग्जैक्टली बताना कि 250 मिलीग्राम पे कितना असर होगा, ये ऐसे कोई क्वांटिटेटिव वो नहीं किया जा सकता। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर खाने से पहले यानी फास्टिंग ब्लड शुगर हम देखें तो वो 100 या 100 से नीचे होना चाहिए। और जो खाने के बाद है आपका वो 150 के आसपास होना चाहिए। 250 जो है, अगर मैं 150 नॉर्मल लेवल बता रहा हूँ आपको, तो उससे 100 ज्यादा है। तो अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम तक आपका ब्लड शुगर लेवल इतना ही चलता रहेगा तो इससे आपके पर्दे पे इफेक्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसको कंट्रोल में रखें और नॉर्मल जो लेवल्स हैं उन पे रखें। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज सर्जरी बेस्ट? सर्जरी डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए जो सर्जरीज हैं वो लास्ट रिजॉर्ट हैं। प्रोलिफरेटिव डिजीजेस या फिर विट्रियस हेमरेज, यानी जो पर्दे पे खून आ जाता है, उन केसेस में उसमें कोई टाइमिंग बेस्ट नहीं होता। वो डिपेंड करता है इस पे कि आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि सर्जरी से कितना फायदा होगा आपको। और जो बचा कुचा विजन जो बचाने के लिए बेसिकली ये सर्जरीज होती हैं।
तो योर मेन आइडिया शुड बी कि आप उस लेवल तक ना पहुंचे कि आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, उससे पहले ही आप अच्छा हो। How do you know if you have diabetic retinopathy? There is no way to exactly know that you have diabetic retinopathy, क्योंकि कभी कभी आप माइल्ड स्टेज या सीवियर स्टेज तक पहुंच जाते हैं और आपको आइडिया नहीं होता। ऐसे पेशेंट्स हम नॉर्मली देखते हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं होता कि हमारे रेटिना पे ऐसे चेंजेस हैं। तो ये जरूरी है कि आप साल में एक बार अपने आई स्पेशलिस्ट से, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से चेकअप जो है वो कराते रहें। और जो कुछ सिम्टम्स हैं जो कि सडनली आ सकते हैं वो है ब्लर्ड विजन, या फिर जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि सडनली आपका विजन आपको लग रहा है कि कम हो रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर फ्लक्चुएटिंग विजन है, या फिर आपको कोई काला धब्बा या फिर काले उड़ते हुए फ्लोटर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ सिम्टम है, पर कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है खुद जानने का। तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जैसे वो आपको बुलाते हैं और जैसे वो चाहते हैं कि आपका इवैल्यूएशन हो कितने महीनों में या साल भर में, तो उस तरह से आपको वो करना जरूरी है। What are the symptoms of diabetic retinopathy? I think that has been covered. हाँ, तो Next question. Is there any treatment for DR? हाँ, द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, देयर आर मेनली 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो कि होते हैं। एक होता है लेजर, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि लेजर करके जो ऑक्सीजनेशन है, यानी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है पर्दे की, वो सही करते हैं, जिससे कि आगे प्रॉब्लम जो है वो ना बढ़े। फिर अगर सूजन आ गई है पर्दे में या फिर कुछ खून आ गया है जेली में, तो उसके लिए हम इंजेक्शन भी लगाते हैं, जो कि एंटी वेजेफ इंजेक्शन होते हैं, जिससे कि जो लीकेज हो रहा है ब्लड वेसल्स में जिसकी वजह से सूजन आ रही है उसको हम कम कर सकें। और लास्ट रिजॉर्ट होता है सर्जरी का, कि अगर रेटिना डिटैचमेंट यानी पर्दा अपनी जगह से हट गया है डायबिटीज की वजह से, या फिर ज्यादा खून आ गया है जेली में, तो उसको आंख के अंदर जाके सर्जरी से ही सही करना पड़ता है। तो ये 3 मेन ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आपका डायबिटिक कंट्रोल जो है वो सही होना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। Okay, there is one question. Can the diabetic retinopathy patient go for gym or exercise? You can normally go for gym and exercise, but it depends on again ki what is your status of diabetic retinopathy. Suppose if you are in a proliferative stage and you are on an ongoing treatment of a laser and or injection, so when you start straining yourself in gym, there are high chances ki जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे ब्लीड हो सकता है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो रेटिनल डिटैचमेंट जो है वो कॉज कर सकते हैं। तो उस केस में ये जरूरी है कि यू डोंट डू हेवी वेट लिफ्टिंग एंड यू डोंट डू स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस, एंड इट इज एडवाइजेबल स्पेशली कि इफ यू डू लाइट एक्सरसाइज दैट गिव्स यू अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड इंक्रीजेस योर जनरल BMR to lose your weight and maintain a healthy lifestyle instead of just gymming with heavy weights. So that is most important. One question has come, not related to this. Retina laser के बाद क्या दोबारा होल बन सकता है? जो रेटिनल लेजर जो होल से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं, तो ये नॉर्मली जो वीक एरियाज होते हैं रेटिना में उसके लिए है। इसका डायबिटीज से रिलेशनशिप नहीं है। तो जो होल है वो वैसे ही रहता है। हम क्या करते हैं कि रेटिनल लेजर से उसको बैरिकेड कर देते हैं, जिससे कि वो होल आगे इंक्रीज ना हो। पर और नए एरियाज में ऐसे होल्स या फिर कुछ और वीक एरियाज वो डेवलप हो सकते हैं। तो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, क्योंकि रेटिना स्ट्रेच में है और स्पेशली जो लोग चश्मा लगाते हैं उसमें ये चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आपका एक बार रेटिना के लिए लेजर हुआ है होल्स वगैरह के लिए, तो एवरी 6 मंथ यू शुड बी इन योर कॉन्टैक्ट विद योर ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। और अगर आपको कोई फ्लैशेस नजर आते हैं तो आपको इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए अपने ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। There is one question. Is there any age limit for going to consult for retina testing? No, there is no age limit. Especially if you are diabetic, so it is mandatory that if you are type 2 diabetic, so you should, as soon as you are diagnosed with diabetes, so you should go to your retina specialist and get your retina checked.
and there is no age limit for that. If you use spectacles, then you should obviously go to your retina specialist and get your retina checked for any weak areas. And diabetes diagnosis ke baad se it should be your regular thing to go to your ophthalmologist and get your retina checked, just to make sure that there are no changes of diabetic retinopathy in your retina. Okay. Sometimes I feel too much pressure and pain in my eyes, but I am not diabetic. Is it possible that I have DR? The pressure and pain in the eyes, there can be n number of causes for that. Like most important cause that we face nowadays is because of the too much exposure to the digital screens, mobiles, that can lead to dryness and cause irritation and little bit of pain. Then second can be due to glaucoma, yani kala motia, that can lead to pain in your eyes. There can be n number of reasons for that, or if your spectacle number has changed, that can also lead to the strain. But as such, the pain in the eye and diabetic retinopathy does not have any correlation. Okay. What is the difference between proliferative and non-proliferative retinopathy? So proliferative and non-proliferative की जब हम बात कर रहे हैं, तो proliferative is the sort of end stage diabetic retinopathy where new vessels are formed. So what happens is कि because of the high sugar level, the blood supply in the blood vessels is eventually reduced, और जो रेटिना है उसको पूरा ऑक्सीजनेशन जो है वो मिलना बंद हो जाता है. And what happens is कि retina develops its own vessels. So that is the proliferation, यानी नई vessels जो है उसका बनना. So that is the proliferative stage. And before that we have the non-proliferative stage. So without any formation of new vessels, that is divided into three categories, like mild level, that is the very initial level, then moderate, and the last one is the severe one. So severe and proliferative are almost very thin line between them. So it is very important to make sure that your diabetic control is very good, because proliferative diabetic diseases are really hazardous for your vision. Okay. If we have done laser, then what are the chances of getting diabetic retinopathy again? As I told you that once you have a diagnosis of diabetic retinopathy, it is there for you. It is not like कि एक बार लेजर हो गया तो आप वापस से नॉर्मल हो जाएगा आपका रेटिना. जो चेंजेस हैं वो रहेंगे. लेजर is a treatment just to protect whatever we can and protect your vision whatever we can. And it is important to note कि if after one treatment you again go back to your old habits and your blood sugar levels are not under control, you don't go to a proper checkup every time as your ophthalmologist and physicians have asked you, so there are chances कि you can further increase in your staging, कि आपको और लेजर या फिर इंजेक्शन या फिर सर्जरी की जरूरत जो है वो पड़ सकती है. मतलब important thing to understand is कि treatment for diabetic retinopathy is not a रामबाण इलाज कि आपने एक बार कर लिया तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने ट्रीटमेंट कराया है, पर उसके साथ आपको शुगर लेवल्स का कंट्रोल रखिए, और लगातार जो है यू शुड बी इन टच विद योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड योर फिजिशियन. Okay. One question. My sister was advised FFA test. How does FFA help in diagnosing or treating diabetic retinopathy? So what happens is when we first of all what we do in FFA is we inject dye in your arm, and through blood it goes to your retina, and what we do is we take photographs of retina at different intervals. There is a protocol that is followed, that after few seconds and that goes on for few minutes, that we take those photographs, and what we find out through that is ki, wherever is the leakage from your vessels, so that helps to find out the leakage areas, and plus if there is any new vessel formation, so that lights up, in layman terms agar main aapko bolu, so that lights up as a bulb on your fluorescent angiography test, and we are able to detect exactly where is the new vessel. Or it helps in two ways. First of all, it helps us in grading of your diabetic retinopathy. Jaise ki I was telling you that proliferative disease is the one where new vessels are formed, and that is the most severe form, the fourth stage.
So through angiography, we are able to find out that. And plus, it also helps us in laser. Like we can find out the leaking areas, we can find out what exactly is the blood supply to your retina. So if blood supply is hampered more to a higher level, then the requirement of laser increases. So this is how the angiography helps in finding the stage of a diabetic retinopathy and then planning out the treatment for a diabetic retinopathy. Okay, one question that is not related to DR, but the question is that, sir, क्या छोटे बच्चों में भी retinal hole बन सकता है? ये कितने नंबर तक होने का चांस रहता है और कितनी एज तक हो सकता है? छोटे बच्चों में भी रेटिनल होल जो है वो हो सकता है. इसकी कोई नंबर, इसका कोई ऐसा फिक्स वो नहीं है कि आप इतने नंबर का चश्मा लगाते हैं तभी आपको रेटिनल होल होगा. कुछ ऐसे भी हैं जो कि -1 है का चश्मा लगाते हैं, बहुत कम नंबर का, उनमें ऐसा मिलता है. और कुछ ऐसे हैं जो कि हायर नंबर -7 -8 तक के उसमें है, लेकिन वो चश्मा जो है वो नहीं लगाते, मतलब चश्मा लगाते हैं -7 -8 का, पर स्टिल कोई होल या कोई वीक एरिया जो है उनके रेटिना में नहीं मिलता है. तो इट्स अ नेचुरल थिंग कि रेटिना जो है वो एक स्ट्रेच में है और होल जो है वो फॉर्मेशन हो सकती है, और इसकी कोई एज लिमिट नहीं है. ये किसी भी एज तक और अलग अलग रीजंस की वजह से इस तरह का फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है. बच्चों में इंपॉर्टेंट ये है कि टिल अ पर्टिकुलर एज हम उसका रेटिना फुल एग्जामिनेशन जो है वो नहीं कर सकते हैं, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हम डिप्रेस करके उसका पेरिफेरल एग्जामिनेशन अच्छा से कर सकते हैं. तो ये जरूरी है कि अगर कोई चश्मा लगाता है तो उसका रेटिना एग्जामिनेशन जो है वो टाइम टू टाइम होता रहे, जिससे कि हम ये डिटेक्ट कर सकें कि कोई वीक एरिया तो डेवलप नहीं हो रहा है. एंड अ सिम्टम जो कि शो करता है कि वीक एरिया शायद हो सकता है, तो अगर फ्लैशेस कोई नजर आते हैं या फिर कोई फ्लोटर नजर आता है, मतलब कुछ ऐसा नजर आता है जैसे टूटता हुआ तारा जैसा कुछ एक साइड से दूसरी साइड अगर आपकी आंख में आपको नजर आ रहा है ऐसे जाता हुआ, तो वो एक इंडिकेशन है कोई वीक एरिया यानी होल होने का. तो वो मैंडेटरी है कि उसके बाद आप चेकअप जो है अपने रेटिना स्पेशलिस्ट से जरूर कराएं. Okay, some questions related to retinal detachment. What does retinal detachment look like? I think they need to ask what are the symptoms. इसका जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम जो कि आपको समझ में आएगा कि अगर किसी एक साइड में कोई रेटिनल डिटैचमेंट शुरू हुआ है, तो आपको ऐसा हो सकता है कि एक साइड से कुछ कालापन नजर आए, और अगर आप उसको इग्नोर कर दें तो वो धीरे धीरे कालापन जो है वो एक साइड से दूसरी साइड तक आता हुआ पूरी आंख को ही कवर कर ले. तो अगर आपको कभी ऐसा होता है कि एक साइड में कुछ कालापन या फिर कुछ ऐसा नजर आने लगे कि आधा आप ऊपर देख रहे हैं तो आपको सही नजर आ रहा है, आप नीचे की तरफ देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल कालापन नजर आ रहा है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं रेटिनल डिटैचमेंट के. या फिर अगर कोई फ्लैश ऑफ लाइट नजर आ रही है आपको या फ्लोटर्स नजर आ रहे हैं बहुत सारे, तो ये भी सिम्टम हो सकते हैं कि रेटिना में कोई वीक एरिया या फिर डिटैचमेंट का प्रोसेस शायद ऑन गोइंग है. तो इसके बाद एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए जरूरी है कि आप ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से मिलें. अच्छा, so what is the most common cause of retinal detachment? There are n number of causes for retinal detachment. The most important cause is if there is any weak area like a retinal hole, a lattice degeneration, anything like that. स्पेशली जो कि मायोप्स हैं जो कि दूर का चश्मा लगाते हैं, उनमें ये बहुत कॉमन कॉज है. फिर सेकंड जो है, अगर आप जो है जैसे एज के साथ क्या होता है कि जो आपकी जेली है वो इवेंचुअली नॉर्मली वो रेटिना से चिपकी हुई होती है, पर एक एज के बाद वो रेटिना को छोड़ के फ्री फ्लो करने लगती है. तो ये जब रेटिना को छोड़ती है तो कभी कभी बहुत तेज ट्रैक्शन से रेटिना से अलग होती है और चांसेस हो जाते हैं कि रेटिना को अपने साथ खींच ले, तो वो एक कॉज हो सकता है. फिर डायबिटीज पेशेंट जो है उसमें कॉज हो सकता है, या फिर कुछ और भी डिजीजेस हैं जिसमें कि इवेंचुअली डिटैचमेंट जो है वो हो सकता है. तो ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं. तो नॉर्मल आपके लिए जरूरी है कि आपको सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स जो दो मेन है, फ्लोटर्स एंड फ्लैशेस ऑफ लाइट, उसका आपको ध्यान रखना है. और अगर आपको कभी भी लगे तो आफ्टर दैट यू शुड गेट योर आई चेक वंस. Okay, so can stress cause retinal detachment? Mental stress as such cannot, but if there is a lot of physical stress and you have some weak area in your eyes, और physical stress यानी कुछ strenuous exercise या फिर heavy weight lifting कुछ ऐसा अगर आप कर रहे हैं
और कोई वीक एरिया जो ऑलरेडी था, तो दैट कैन लीड टू द डिटैचमेंट, पर मेंटल स्ट्रेस एज सच डज नॉट लीड टू अ रेटिनल डिटैचमेंट. Right. So can a diabetic retinopathy patient go for LASIK? Diabetic retinopathy patient can undergo LASIK, but important is that the grade of diabetic retinopathy should be prejudged before that. It should be well documented. और पेशेंट को ये समझना जरूरी है कि लेसिक से जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो ठीक है, पर अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी का स्टेटस जो है वो आगे चल के और वर्सन होता गया, तो उससे जो विजन लॉस होगा दैट विल नॉट बी रिवर्स्ड. तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए लेसिक इज फाइन, बट डायबिटिक कंट्रोल जो है वो जरूरी है, क्योंकि रेटिना में जो चेंजेस होंगे उसकी वजह से जो विजन लॉस होगा उसको रिवर्ट करना मुश्किल. तो So how can I strengthen my retina? As such, there is no way to strengthen your retina, but there are few things like especially antioxidants that we get, so that you can use. There are tablets and capsules जो कि मिलते हैं, या फिर if you just want to go about the diet, so you can take natural antioxidants जैसे कि आंवला या फिर green tea. So that will in general keep you healthy enough, and that will help you not exactly strengthening retina, but in general strengthening your body. So you can follow a healthy lifestyle. That is what is most important. Okay. So there is one question that one patient has been advised retinal detachment post injury. So he has been advised surgery for retinal detachment. So when is Drishti Eye Institute starting their surgery? Again, can you please guide? We have our numbers जो कि आपको साइट पे मिल जाएंगे, या फिर टेलीकम्युनिकेशंस के नंबर हैं. तो इट डिपेंड्स कि अगर ट्रॉमा हुआ है एंड इट्स एन इमरजेंसी सर्विसेज, तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स जो कि है वो हम अभी भी कर रहे हैं, पर बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन कुछ सर्जरीज हैं जो कि इलेक्टिव सर्जरीज हैं, तो उनको हम अभी डिले कर रहे हैं. तो बेस्ट ये है कि यू कैन कॉल ऑन द नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी है, और जो दृष्टि का जो नॉर्मल फ्रंट ऑफिस का नंबर है, एंड वहाँ पे यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट, यू कैन कम एंड गेट योरसेल्फ चेक. इफ इट्स एन इमरजेंसी थिंग, तो वी कैन प्लान इट नाउ इटसेल्फ. इफ इट्स इलेक्टिव, तो देन वी कैन डिले इट टिल द थिंग्स आर बेटर. Okay. Any eye tonic for weak retina or retinal health? I think you have covered that. तो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आप ले सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड नेम्स में अवेलेबल हैं. You can consult your. What is the success rate of retinal detachment surgery? It depends on the type of retinal detachment, and especially कि आपका जो central area है retina का वो attached है या नहीं है. अगर वो attached है तो chances of getting good vision is good, but अगर वो central area हट चुका है तो vision जो है वो limited ही आ पाता है वापस. And as I said कि it's a surgical process, so there is nothing to be guaranteed, but yeah, best practices are followed, and it's the best possible treatment that any retina specialist can give you. And if your macula is on, macula is the central area of the retina, so chances of regaining good vision are very high. Okay. So it really depends on the kind of presentation that the person had. The prognosis depends on that. And is there any medicine for vitreous liquefaction? I think this person means to ask, is there any way in which vitreous liquefaction can be prevented? No, it cannot be prevented, because it is something like aging. You cannot stop aging, you cannot stop graying of your hair कि आपके बाल सफेद होंगे ही. तो उसी तरह से जो liquefaction है, जो कि जो विट्रियस जेली है उसका लिक्विफैक्शन होना और वो रेटिना से डिटैच होना, तो दैट विल हैपन फॉर श्योर. मतलब इट जस्ट कि किसी को जल्दी होता है, किसी को बाद में होता है. इट्स एन एजिंग प्रोसेस, जस्ट लाइक ग्रेइंग ऑफ योर हेयर्स. यू कैन नॉट प्रिवेंट इट एज सच. Okay. So how long does it take to get vision back after retinal detachment surgery? Retinal detachment surgery is one of the most exhaustive procedures that we do in ophthalmology. So what we do is कि after the surgery we put silicone oil in the eye,
and due to the silicon oil which helps with the reattaching of retina, and we normally remove it after 3 to 4 months. So after 3 months when we remove it, so that is when we get the final visual outcome. And but there are other things which are related, that if it's a patient who didn't have cataract surgery before, so there are chances of cataract progression. Then there are chances of the spectacle number जो है वो आपका change हो जाएगा. So there are n number of things that are there, but the visual recovery is an ongoing process, and final visual outcome we can see after we remove the silicone oil. जो आपको final पता लगेगा, that takes about 3 months. Okay. So can we take antioxidants without consulting a doctor? Antioxidants are it's like multivitamins that you can take, but you should always keep in mind that like any medicine, it should not be overdone. So what you can normally follow is either you can take 15 days in a month and then stop for 15 days, or you can follow the another protocol that take for a month, then stop it for a month, then again take it for a month. These are like multivitamins that you have to take, but don't overdo it. So in the diet that is related to diabetics, the question that is asked is that, so which fruits are bad for diabetics? The general fruits which you should not eat, जैसे तरबूज, आम, watermelon, mango, लीची, grapes, जो high sugary content है, उनको नहीं खाना चाहिए. So what you can normally take is like apple is fine, but that also you should not overdo. उसके बाद apple के साथ आपका papaya is okay, this orange, संतरा, ये ठीक है. तो जो less sugar में है, और plus you should not overeat the fruits also. There should be a limit to what you are eating. So this patient is again asking, can you start surgery after 4th May 2020? I think we can guide this patient for teleconsultation and then coordinate accordingly. So a lot of people have gained a lot of information from this session. Thank you, Dr. Shrey, for this informative and very comprehensive and simple to understand session. Thank you, Dr. Shweta, for moderating the session, and thank you, Drishti, for the opportunity. And at the end, any query, anything anybody wants to ask anytime, so they can telecommunicate us. Yeah. And we as a team of the retina specialists at Drishti will always be ready to help you. And during the times of COVID, stay home, stay safe. Thank you.